आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और अब खबर महाराष्ट्र नागपुर हिंसा से जुड़ी। अभी की बड़ी खबर यह कि नागपुर हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। साइबर सेल की जांच में खुलासा हुआ, बांग्लादेशी यूजर्स ने अपने फेसबुक अकाउंट से अफवाहें फैलाई, झूठी पोस्ट की जिसमें हिंसा के बाद भी और बड़े दंगे की धमकी दी गई। साइबर सेल ने अब तक 97 ऐसे पोस्ट की पहचान की है जो झूठी जानकारी फैला रहे थे। हालांकि नागपुर पुलिस ने अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की है। इनमें 4 मामले सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के, भड़काने के, उकसाने के हैं जो दर्ज किए गए हैं। तो ये नागपुर में हिंसा मामला और इसमें नागपुर पुलिस की अलग अलग टीमें कई दिशा में काम कर रही हैं। अब तक 90 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंसा के मामले की जांच को लेकर नागपुर पुलिस की साइबर सेल सक्रिय है। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एबीपी न्यूज की टीम नागपुर पुलिस के साइबर सेल कंट्रोल रूम में है। साइबर सेल में किस प्रकार से काम हो रहा है, आरोपियों तक पहुंचने का किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये युवा आईटी एक्सपर्ट्स जो कि इस साइबर सेल में नागपुर पुलिस के लिए काम कर रहे हैं और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उन दगाइयों तक जिन्होंने नागपुर को जलाने की कोशिश की, उन उपद्रवियों तक जिन्होंने पूरे नागपुर शहर में उपद्रव मचाया। लगातार ये टीम काम कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज कर रही है, साथ ही साथ सोशल मीडिया के पेजेस हैं, उन पेजेस पर फोटो और वीडियोस को एनालाइज कर रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग फ़ोटोज़ के ज़रिए आरोपियों की, दंगाइयों की पहचान कर रही है, उनके बैकग्राउंड चेक कर रही है। ये टीम उन तस्वीरों को एनालिसिस कर रही है जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे वो मोबाइल फुटेज हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से फुटेज प्राप्त की गई हों। ऐसे फुटेज को एनालाइज किया जा रहा है। आप देखें तो ये जो साइबर सेल की टीम है इस फुटेज के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। दंगे के दौरान के कुछ वीडियो हैं, मोबाइल फुटेज हैं, साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज हैं। इसके माध्यम से चेहरों की पहचान की जा रही है और उनका डेटा तैयार किया जा रहा है। आप देखिए किस प्रकार से साइबर एक्सपर्ट हर एक वीडियो को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, उसमें उनकी भूमिका किस प्रकार की है, किस प्रकार से इन्होंने उत्पात मचाया, इसे देखा जा रहा है और फिर उनकी पहचान करने के बाद उनका एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार से देखिए आरोपियों की एक फ़ोटो ग्रैब निकाली जाती है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी पहचान क्या है, उनका नाम क्या है, बैकग्राउंड क्या है। इस प्रकार से डिटेल साइबर सेल की टीम कर रही है। प्रयास है कि आरोपियों तक पहुँचा जाए। जिस प्रकार से नागपुर पुलिस के पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंगल ने बताया कि अब तक इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 1250 आरोपी इस दंगे में शामिल थे, लेकिन अब तक गिरफ्तारी लगभग 60 आरोपियों की हुई है। अभी भी सैकड़ों जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो फरार हैं, इसीलिए उनकी पहचान की जा रही है, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज लगभग 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज अब तक नागपुर पुलिस को मिल चुके हैं, जिसमें से 125 लोगों तक की पहचान हो चुकी है। इन फुटेज के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपियों की पहचान कर उनका एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई नागपुर पुलिस कर रही है। और आइए अब और अपडेट के लिए आपको सीधे लेकर चलेंगे नागपुर से हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मुंबई से वैभव परब हमारे साथ हैं। पहले आपको मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे और जानेंगे मृत्युंजय से ये नागपुर हिंसा का जो बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आ रहा है। मृत्युंजय, पहले जरा इस पर विस्तार से दर्शकों को जानकारी दीजिए। बिल्कुल रोमाना, देखिए 17 तारीख को नागपुर में हिंसा हुई, आगजनी हुई, लेकिन 17 तारीख के बाद 18, 19 ये 2 दिन कर्फ्यू लगा था और इलाके में शांति है, नागपुर शहर में शांति है। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक टिप्पणी कर रहे हैं, धार्मिक फ़ोटो लेकर मैसेज लिख रहे हैं। इसकी जब एनालिसिस साइबर सेल कर रही थी तो इन्हें पता चला कि बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जो बहुत उकसाने वाले हैं, भड़काऊ हैं, और जब उसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया गया तो पता चला ये पोस्ट बांग्लादेश से पोस्ट किए जा रहे हैं। बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है, बांग्लादेश से ये पोस्ट किया जा रहा है जिस पे लिखा है कि 17 तारीख की रात तो झांकी थी, अभी बड़ी तस्वीर बाकी है, और इससे भी बड़े दंगे होने की बात कही गई है और बेहद आपत्तिजनक शब्दों का, तस्वीरों का इस्तेमाल इस पोस्ट में किया गया है। इस प्रकार से 97 पोस्ट साइबर सेल ने आइडेंटिफाई किए हैं। साइबर सेल का प्राथमिकता है कि सबसे पहले ये जो पोस्ट है उसे प्लेटफॉर्म से हटाया जाए, इसके लिए साइबर सेल प्रयासरत कर रही है। दूसरी तरफ ये प्रयास है कि सोशल मीडिया के झांसे में आकर 2 दिनों से जो शांति है वो खंडित ना हो,
खराब ना हो, इसलिए साइबर एक्सपर्ट्स की टीम इस पर भी काम कर रही है। अभी हमने जो आपको रिपोर्ट दिखाई, ये हमने साइबर सेल में जाकर रिपोर्ट की थी, तब तक गिरफ्तारी 60 थी। अब आधिकारिक आंकड़ा आ गया है कि लगभग 90 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और आपको हमने दिखाया कि कैसे सीसीटीवी हो या अन्य सोशल मीडिया पेजेस हो, उसमें से दंगाइयों के तस्वीर को आइडेंटिफाई किया जाता है, एआई की मदद ली जाती है, अन्य टूल्स की मदद ली जाती है, और जो एक्सपर्ट है वो आरोपियों तक पहचान करके उनकी फ़ोटो निकालते हैं, उनका एड्रेस निकालते हैं, सीसीटीवी से मैच करते हैं, वेरीफाई करते हैं। जब पुष्टि हो जाती है कि ये वही दंगाई है, तब उसे रात को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस प्रकार का हम एक पैटर्न नागपुर पुलिस द्वारा देख रहे हैं। आपको बता दें कि 1250 छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, दंगे में लगभग 1250 लोग शामिल थे। गिरफ्तारी अब तक 90 लोगों की हुई है। पुलिस ने इसके अलावा 100 से 150 लोगों को और आइडेंटिफाई किया है। पुलिस के पास में 120 से 150 सीसीटीवी फुटेज है, जिसकी पिक्चर निकालकर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि नागपुर पुलिस ने 18 एसआईटी टीमें बनाई हैं। 18 टीमें अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग काम कर रही हैं। जांच के लिए काम कर रही हैं, शहर में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रही हैं, जनता में विश्वास पैदा करने का काम कर रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ये मामला अभी और बढ़ेगा। 6 एफआईआर कल हुआ था, 4 एफआईआर अभी हुआ है, 10 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। और हमें जानकारी मिल रही है कि जो भी सोशल मीडिया से माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, नागपुर पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और एफआईआर दर्ज करेगी। तो 10 एफआईआर और एक बार जरा गिरफ्तारी का आंकड़ा बता दीजिए मृत्युंजय, जरा जल्दी से गिरफ्तारी का आंकड़ा। जी बिल्कुल, गिरफ्तारी 90 गिरफ्तारी हो चुकी है और यह आंकड़ा और बढ़ेगा। अब तक का आधिकारिक जो जानकारी है, 90 गिरफ्तार हो चुके हैं। जी, सीधे जरा दर्शकों को अब वैभव परब के पास लेकर चलेंगे और वैभव से जान लेते हैं। वैभव, इस बीच अब 17 मार्च को हिंसा होती है, पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ अंदाज में चल रहा है नागपुर में। यहाँ मुंबई में जहां पर आप मौजूद हैं, सियासी बयानबाजी की आज की तस्वीर क्या है? बिल्कुल, सियासी बयान तो रोज हो रहे हैं और विवादित बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, कल देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के विधानसभा क्षेत्र 17 में जिस प्रकार की भाषा की है कि आरोपी कहाँ भी छुपे हो, वो कब्र में क्यों न छुपे हो, उनको ढूंढ कर लाएंगे, इस प्रकार की अब भाषा यहाँ पे हो रही है। यानी महाराष्ट्र सरकार है वो अग्रेसिव मोड पर है। कहीं भी जिस प्रकार से पुलिसों पर हमला हुआ है, एकनाथ शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो या फिर अजित पवार की पार्टी, इसके खिलाफ बार बार बयान देती आ रही है। लेकिन इसके खिलाफ विपक्ष भी यहाँ पे आक्रामक होते हुए नजर आ रहा है। शुरुआत से हमारे इस लाइव के दौरान रोहित पवार मौजूद रहते हैं। रोहित जी, क्या आप इस पर टीका टिप्पणी करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बयान सामने आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कब्र से बाहर निकाल कर हम ढूंढेंगे, क्या इससे सहमत है आप? देखो, यहाँ पे सिर्फ राजनीति हो रही है कि जिस तरीके का उत्तर होम मिनिस्टर साहब ने दिया है वो योग्य नहीं है। और दूसरी बात, हम क्या बोल रहे हैं कि सीपी जो है नागपुर के, वो कुछ अलग बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये नेचुरल था, ये कुछ प्री प्लान नहीं था। और अगर आप परसों का निवेदन देखें मुख्यमंत्री साहब का, वो बोले कि ये प्री प्लान था। तो हमने जो प्रश्न पूछा कि ठीक है, ये प्री प्लान होगा अगर आप कह रहे हो, तो आपका इंटेलिजेंस फेल कैसे गया? अगर आप इंटेलिजेंस को मालूम था और फिर भी वहाँ पे अगर दंगल होती है, तो फिर आपने जानबूझ के उस दंगल को होने दिया। तो ये जब प्रश्न पूछने के बाद कल का उत्तर उनका जो आया, वो बहुत गोल जैसा उत्तर। ये भी कहा कि उस पर आयात नहीं जलाई गई थी, कि जिस प्रकार से पहले बवाल हुआ था कि आयात जलाए, इसके लिए कुछ लोग, दूसरा गुट वहाँ पे मौजूद हुआ, नारेबाजी की, फिर पुलिस ने वहाँ पे कोई दखल अंदाजी नहीं की। पर आज उन्होंने कल बयान दिया है कि आयात ही नहीं जलाई। मतलब उसका वही कहना है कि अगर आप कल देखो तो आरएसएस के जो पदाधिकारी है, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये जो विषय चल रहा है वो योग्य नहीं, मतलब संयुक्तिक नहीं है। वहाँ पे आरएसएस ने बीजेपी को वहाँ पे डिस्टेंस किया, तो उसके बाद शायद बीजेपी का कुछ स्ट्रैटेजी बदल गया होगा, इसलिए स्टेटमेंट बदल गया, ऐसा हम सबका कहना है। वहाँ पे अगर आप देखो कि देवेंद्र फडणवीस साहब वहाँ पे बोले थे कि शिष्टाचार या जो भी, अगर एक आध व्यक्ति जो पद में, उसने जिम्मेदारी से वहाँ पे बातचीत करनी चाहिए, या वहाँ पे जो भी शपथ लेते हैं उस तरीके से वो बिहेव भी करना चाहिए। लेकिन ये बहुत लेट बोल रहे हो। जब आपका एक मंत्री वहाँ पे बहुत गलत तरीके से दो समाज में एक वाद निर्माण हो, उस तरीके से अगर बात कर रहा है, तब आप कुछ उसके बारे में कुछ नहीं कहते। जब आग लग जाती है, आग आपके घर तक आती है, तब आप बोलते हो कि नहीं वहाँ पे सब शांतता चाहिए या वो चाहिए। तो मुझे लगता है ये सिर्फ राजनीति। एक आखिरी सवाल, क्या आप विपक्ष में है, इसके लिए विरोध कर रहे हैं या सहयोग भी करेंगे? किसके बारे में? देवेंद्र जी को सपोर्ट करेंगे? किसके बारे में? जिस प्रकार की भाषा कर रहे हैं कि कब्र से निकाल के ढूंढने।
नहीं देखो, हमारा ये कहना है कब्र से निकाल के ढूंढोगे, अगर कोई और उसके जिम्मेदार होगा तो क्या होगा। तो ये जो भाषा है, और दूसरी बात औरंगजेब के कब्र अगर डायरेक्टली अगर बोलने के यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, कर कौन कर सकता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर सकता है। करेंगे आप? नहीं, हम बोल रहे हैं कि करना है ना तो आप करके दिखाओ, लेकिन हमारा विषय है जो महाराष्ट्र हित के विषय है, जो आज चर्चा में नहीं आ रहे। देखिए वैभव, विपक्ष की तरफ से एक ही लाइन ली जा रही है कि साहब असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को हवा देने का काम खुद सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये कहकर विपक्ष लगातार महाराष्ट्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावा कर रहे हैं औरंगजेब का जो पुतला जलाया गया था उस पर कोई आयत नहीं लिखी गई थी, और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जिन्होंने पुलिस पर हमला किया उनको कब्र से भी खोदकर निकाला जाएगा। ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। समाज असं नाही, पण काही लोकांनी हा जाणीवपूर्वक केलेला त्या ठिकाणी लक्षात येतो। कारण जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नाही, कुठलीच नाही, त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही आहे ती घडलेली आहे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से वैभव पर का रुख करते हैं। वैभव, ये जो बयान देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दिया गया उसमें जो हिंसा क्यों फैली इसकी वजह बताई जा रही थी, उसी पर मुहर एक तरीके से यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगाई गई कि साहब ये भ्रम फैलाया गया और उसी वजह से, अफवाह की वजह से ही हिंसा फैली। इस पर विपक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है? वही एक बार रोहित पवार के पास जाते हैं। रोहित जी, जिस प्रकार से भाषा की गई देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि आयात ही नहीं लिखी गई थी, तो पहले दिन जिस प्रकार से बयान आया था कि वहाँ पे आयात जलाई गई, इसकी वजह से दंगा हुआ था, क्या ये फिर दिशा भूल कर रहे हैं? ये दिशा भूल भी कर रहे होंगे। और दूसरी बात, अगर आप देखो इंटेलिजेंस फेल्यूर है, तो इंटेलिजेंस फेल्यूर किसका है? तो होम मिनिस्ट्री का है। होम मिनिस्टर कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस साहब है। तो देवेंद्र फडणवीस साहब वहाँ पे कम उनका जो एफिशिएंसी है या उनके विभाग का एफिशिएंसी वो कम है, ऐसे हम सबको बोलना पड़ेगा। लेकिन उसका दूसरा राजनीति है कि जब ये स्ट्रैटेजी है औरंगजेब का, वो बीजेपी के खिलाफ जाना चालू हो गई, क्योंकि वहाँ पे सब इतर समाज के लोग भी बोल रहे हैं कि आज रियल इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए। रियल इश्यूज जो किसानों के हैं, बेरोजगारी के हैं, युवा महिलाओं के हैं, महिला सुरक्षा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन भाजपा जानबूझ के औरंगजेब पे ये विषय लेके जा रहे हैं, इसलिए लोगों से जब विरोध चालू हो गया तब शायद फडणवीस साहब का स्टेटमेंट बदल गया, ऐसे हम सबको लगता है। इससे फर्क पड़ेगा क्योंकि वहाँ के लोकल जो मुस्लिम लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि आयत जलाए गए। नहीं देखो, मुस्लिम बोल रहे हैं क्या नहीं मालूम नहीं कि, लेकिन सामान्य लोग जो है, कॉमन मैन जो है महाराष्ट्र का, वो डेफिनेटली ये कह रहा है कि भाजपा या बीजेपी जानबूझ के इस तरीके का वातावरण कर रही है, क्योंकि जो रियल इश्यूज है वो बाजू को रहने चाहिए, ऐसे लगता है। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष बार बार इसी बात को दोहराता हुआ कि साहब जानबूझकर जो सरकार है महाराष्ट्र की वो इस तरीके के मुद्दों को हवा दे रही है ताकि जो असल मुद्दे हैं उन पर जनता का ध्यान ना जाए, उनसे जनता का ध्यान भटक जाए। नागपुर हिंसा से जुड़ी इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एनआईए ने हिंसा की जांच शुरू की है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं नागपुर पुलिस के साथ एनआईए भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। सीधे आपको मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, नागपुर पुलिस के साथ साथ एनआईए ने भी क्या हिंसा की जांच शुरू कर दी है? इसको लेकर सूत्रों के हवाले से क्या है खबर? रोमाना, निश्चित तौर पर देखिए जांच तो नागपुर पुलिस करेगी। नागपुर पुलिस के अलग अलग पुलिस थानों में जो 10 एफआईआर दर्ज किए हैं उसकी जांच तो यहाँ की टीम करेगी, लेकिन एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन, पैरेलल इंक्वायरी एनआईए भी कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एंट्री हो गई है। एनआईए की एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि एनआईए जानना चाहती है कि अगर ये दंगा प्री प्लान था तो इसके पीछे कौन लोग थे, और एनआईए ये जानना चाहती है कि क्या इसमें कोई बाहरी शक्तियाँ जो सामने नहीं नजर आ रही हों उनका इन्वॉल्वमेंट था, या ऐसा संगठन जो प्रतिबंधित है, जो भारत में बैन लगा हुआ है, ऐसे संगठन के लोग इस पर्दे के पीछे काम कर रहे थे या उकसाने का काम कर रहे थे। ताज़ा वाकया जो नई नई बातें सामने आ रही हैं, खास करके साइबर एक्सपर्ट्स के ज़रिए जो सोशल मीडिया के माध्यम से निकल कर आ रही हैं, तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि कहीं बाहर के लोगों की ताकत तो नहीं थी और माहौल ख़राब करने में, और अगर ऐसे संगठन जिसको हाल ही में प्रतिबंधित किया हो जैसे पीएफआई जैसे संगठन है, क्या उनका रोल तो नहीं है? इसलिए एनआईए इस मामले की जाँच कर रहे हैं। रोमाना, ये भी बता दूँ कि हमने कल और परसों दर्शकों को बताया था कि
नागपुर पुलिस के अलावा एटीएस भी पैरेलल जांच कर रही है, क्योंकि हर किसी का अपना एक दायरा होता है। वो अपने एंगल से अपनी चीज़ें जांच करते हैं कि ये कितना बड़ा थ्रेट था, क्या ये छोटा ही इस स्तर तक का दंगा था, या किसी का आक्रोश था, या इसके पीछे कोई ताकत थी, कोई फंडिंग थी, कोई उकसा रहा था, कोई मौके की तलाश में था। ऐसे लोग तो नहीं है, इसीलिए एनआईए भी इस पर नज़र रखे हुए है और अपने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये पता लगा रही है कि आखिरकार इस दंगे के पीछे कोई प्रतिबंधित संगठन, कोई प्रतिबंधित व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो देश के खिलाफ काम कर रहा हो और समाज में माहौल खराब करना चाहता हो। जी आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। इस बीच जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं वैभव परब के पास, जहां पर एक बार फिर से अमोल मिटकरे आ गए हैं। उनसे जरा जानते हैं आज ये पूरा विवाद जिस रूप में आगे बढ़ रहा है उस पर अमोल मिटकरे जी की राय क्या है। वैभव, अमोल मिटकरे जी, स्वागत है फिर एक बार आपका एबीपी न्यूज़ के लाइव में। रोहित पवार ये आरोप कर रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी है वो कई अहम मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। क्या रोहित पवार के मत से सहमत है? क्यों सहमत रहूँगा मैं महायुति का एक पार्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के महायुति की अच्छी तरीके से जो राजनीति चल रही है उसको धब्बा लगाने का काम विपक्ष के लोग कुछ कर रहे हैं और इस तरीके की बयानबाजी करके आगों में तेल डालने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। मैं उनके बयान का क्यों समर्थन करूंगा? मैं तो चाहता हूं कि महायुति की सरकार में, महायुति की सत्ता में जो आज का हमारा गठबंधन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का, वो लोगों को न्याय दे, वो किसानों के बारे में आगे आए, ये सब मैं चाहता हूं। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला, मेरा जो कहना है वो मैंने रखा। विपक्ष कुछ भी बोलता होगा तो उसको ज्यादा अहमियत देने की जरूरत। विपक्ष तो ये भी आरोप कर रहा है कि एक सवाल पूछिए मेरी तरफ से। वैभव, एक सवाल मेरी तरफ से पूछ लीजिए अमोल मिटकरे जी से। वो ये कह रहे हैं कि साहब विपक्ष जो है वो मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रहा है, लेकिन ये औरंगजेब का मुद्दा, कब्र उखाड़ने का बयान, एक के बाद एक, ये सब तो सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से सामने आ रहे हैं ना, और विपक्ष तो इसको लेकर कह रहा है कि साहब मुद्दों से भटकाने का काम तो खुद सत्ताधारी गठबंधन कर रहा है। सवाल ये है, रोमाना आपको पूछ रही है कि सत्ताधारी पार्टी बार बार बयान दे रही है ना कि कब्र उखाड़नी चाहिए, कब्र उखाड़ के फेंक देनी चाहिए, मामला गर्म होते जा रहा है, कहीं विवादित बयान आपके ही मंत्री दे रहे हैं। ये भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए सवाल। अमोल मिटकरे जी नमस्कार, स्टूडियो से रोमाना बोल रही हूँ, आवाज मिल रही है आपको? तो तय है कि जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को लेकर राजनीति चल रही है, होनी नहीं चाहिए, ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उनकी भूमिका कल अदा की और भूमिका यहाँ पे रखी। मैं ये चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में आवाम में दोनों समाज भाईचारे से रहे, लेकिन विपक्ष की राजनीति का तरीका थोड़ा अलग टाइप का है। और महायुति के गठबंधन में तीनों पार्टियां भी एक जगह होगी तो कुछ नहीं, कुछ लोगों का, मेरा स्टेटमेंट सुनिए ना, हम नहीं चाहते कि औरंगजेब की कब्र को यहाँ से उखाड़ा जाए। नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप अभी ये कह रहे थे कि विपक्ष जो है वो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली राजनीति कर रहा है। आप विपक्ष को लेकर ये सवाल उठा रहे थे ना कि विपक्ष असल मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति कर रहा है, लेकिन मैं तो सवाल ये पूछ रही हूँ सर कि ये सारे बयान औरंगजेब को लेकर, जिसे खुद कल आरएसएस की तरफ से भी कह दिया गया कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो अप्रासंगिक है, इसे उठाने का काम तो सत्ताधारी गठबंधन कर रहा है सर, आपकी सरकार कर रही है, आपके सरकार के साथी कर रहे हैं। तो मुद्दों से कौन ध्यान भटका रहा है, विपक्ष या फिर सत्ताधारी गठबंधन, आपकी सरकार? नहीं, देखिए, सरकार इस तरीके से भटकाने का कोई काम नहीं कर रही है। सरकार में कुछ लोग, कुछ मिनिस्टर इस तरीके से बयान ना दे। कल एक इंटरव्यू में आपने देखा होगा, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इन्होंने कहा था कि जब कोई मंत्री बन जाता है तब उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ बयान करना चाहिए। सत्ता, कोई भी सत्ता हो, कोई भी सरकार सत्ता में हो, वो नहीं ये चाहती कि अपने कारकिर्द को कोई कालिद पहुंचे, वो ये नहीं चाहती कि अपने कारकिर्द को कोई धब्बा लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे आप पूरा उसका मोज माप नहीं कर सकते हो या उसको नाप नहीं सकते हो कि हम लोग, सभी लोग उसमें जिम्मेदार हैं। महायुति का भाग होने के बाद भी हमने कहा ना कि औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत ना हो। हम खुद कह रहे हैं, हम तो महायुति के एक पार्ट है ना, हम खुद कह रहे हैं इस बात को सर। लेकिन ये नागपुर में जो हिंसा हुई है, ये तो एक तरीके से फेलियर है ना सरकार का, जबरदस्त फेलियर इसको सरकार का माना जाएगा सर। आपने देखा होगा कि बयान देने वाले लोगों पे पूरी तरीके से रोक सरकार ने लगाई है। 2 दिन पहले उनको खुद चेंबर में बुलाया था जो मिनिस्टर है, और उनको जो रोक लगाने का काम देवेंद्र जी ने किया वो मुझे पता है अच्छी तरीके से। कल उनके इंटरव्यू में भी ये बात आई है, अब आगे चल के ऐसा बयान नहीं होगा। यानी नीतीश राणे को पूरी तरह से बोला गया है कि अभी बयानबाजी नहीं। हाँ, तो आप देखोगे कि ऐसा कोई वो बयान नहीं देंगे,
कि जिसमें हिंदू मुसलमान इन दो नावों में कोई दंगे भड़के। चलिए ठीक इस है, पर देख लेते बाकी हैं के सर लोग, यानी इस पर शिवसेना कितना पार्टी के अमल करते हैं जिन नेताओं को ये नसीहत खुद मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है वो नेता। और आइए अब बात करते हैं मेरठ के उस कत्ल की जिसने सभी को झकझोर के रख दिया। मेरठ में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अब इस हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हो रहा है। आरोपी साहिल काला जादू जानता था और इसी काला जादू से उसने अपनी गर्लफ्रेंड यानी मुस्कान के पति सौरभ को मार डाला। पुलिस ने जब आरोपी साहिल के कमरे को खोला तो वहां पर कई अजीबोगरीब और संदिग्ध चीजें मिली। कई ऐसी चीजें मिली आमतौर पर जिनका इस्तेमाल तंत्र मंत्र की साधना के लिए किया जाता है। इस काला जादू की कहानी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से आगे बताएंगे, लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ दावे हैं। मेरठ मर्डर केस में ये दावे किए जा रहे हैं। कातिल प्रेमी तंत्र मंत्र की साधना करता था। आरोपी साहिल के घर में ये संदिग्ध चीजें मिली हैं। शराब, बिल्ली, नमक से काला जादू करता था साहिल, ये खबरें सामने आ रही हैं। आरोपी साहिल शुक्ला के नाना तांत्रिक हैं। आरोपी साहिल शुक्ला भी तंत्र विद्या का जानकार था। तंत्र साधना के लिए ही उसने बालों की जटा रखी हुई थी। अपनी मरी हुई मां से बात करने का दावा भी ये करता था। साहिल का दावा कि मां के कहने पर ही उसने कत्ल कर डाला। दरअसल मरी हुई मां का फर्जी अकाउंट बनाकर चैट करता था। मुस्कान ने भी साहिल की मरी हुई मां से चैट की थी। ये वो कहानी है जो साहिल के कमरे की तलाशी के दौरान निकलकर सामने आई है। तो मेरठ से ये दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। आरोपी साहिल और मुस्कान दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन दोनों ने ही मिलकर मुस्कान के पति की हत्या की और फिर शव के 15 टुकड़े किए और उसे जो पानी भरने वाला बड़ा ड्रम होता है उस ड्रम में सीमेंट के घोल डालकर उसमें भर दिए। ये सोच रहे थे कि इनके इस कुकर्म का किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आखिरकार भेद खुला और अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ना, ये साहिल के कमरे की तस्वीरें और इन तस्वीरों को देखिए आप, अजीब सी कुछ ये तस्वीरें हैं और इसी के बाद ये काला जादू तंत्र मंत्र का जो एंगल है वो सामने निकल कर आ रहा है। अजीब अजीब तरीके के दावे किए जा रहे हैं। आरोपी साहिल का कमरा ही है जो आप देख रहे हैं। कमरे की दीवारों पर देखिए कैसी ये अजीबोगरीब सी तस्वीरें बनी हुई हैं। इसी सब के आधार पर कहा जा रहा है कि आरोपी साहिल तंत्र मंत्र साधना करता था। आरोपी साहिल के नाना भी तांत्रिक थे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। आरोपी साहिल की नानी ने भी बताया कि वो तंत्र मंत्र जानता था। ना मुझे ना लड़की की पता ना कुछ पता। साहिल मेरा देवता है, लड़की का लड़का है। मेरी लड़की को 18-19 साल हो गए, सामने फोटो टंग रहा है, वो खत्म हो गई। मैं एक पास नहीं रहती हूँ, बस ये है। साहिल पता है ना कंप्यूटर पर क्या करता है? कुछ कंप्यूटर पे ही कुछ काम करे, मुझे नहीं पता। नहीं ऊपर उसका कमरा करता होगा नशा। मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है, ये नहीं कह रही कि नहीं करता, का कर लेता है, का ये है। तो जो आरोपी साहिल है उसकी बूढ़ी नानी को आप सुन रहे थे और वो बता रही हैं कि कंप्यूटर पे अपने कुछ काम करता रहता था। इस बीच ये वो कमरा है जहां साहिल रहा करता था और ये कमरे की दीवारें, बड़ा मुश्किल है समझ पाना कि आखिरकार ये दीवारों पर जो कुछ बना हुआ है उसके पीछे आखिर मकसद क्या है। कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिनको लेकर ये शक पैदा हो रहा है कि मामला कुछ तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है क्या। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा बलराम पांडे से ही समझते हैं। बलराम, कल तक जो एक निर्मम हत्या का मामला सामने नजर आ रहा था, आज उसमें कहीं ना कहीं वो काला जादू तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आ रहा है। इसको लेकर जानकारी क्या है, बताइए जरा विस्तार से।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पुलिस ने अपनी जांच शुरू की उसको लेकर के तमाम ऐसी चीजें पुलिस के सामने आई हैं जिससे जो तंत्र मंत्र का एंगल है वो भी निकल के सामने आया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और तंत्र मंत्र को लेकर के भी पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले में तंत्र मंत्र को लेकर के कितना इन्वॉल्वमेंट है और किस तरीके से साहिल ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया है, क्योंकि उसके मोबाइल फ़ोन को, उसके लैपटॉप को भी फॉरेंसिक भेजा गया है जांच के लिए, ताकि उससे जो भी साक्ष्य निकल के आते हैं उसके आधार पर पुलिस आगे की जो कार्रवाई है वो करे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारी पड़ोसियों से बात हुई, जिस तरीके से साहिल की नानी से बात हुई, तो कहीं ना कहीं जो तंत्र मंत्र है, जो काला जादू है, उसे साहिल करता था और उसके नाना भी तांत्रिक थे और उन्हीं को देख करके उसे तंत्र मंत्र की प्रेरणा मिली और उसके बाद वो मोटी मोटी किताबें तंत्र मंत्र की ला करके पढ़ने लगा। सोशल मीडिया पर उसने सर्च करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से तंत्र मंत्र को लेकर के वो सिद्धि प्राप्त करे, और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक वो रूह से बात करने की कोशिश कर रहा था और इसी की सिद्धि के लिए वो तमाम तरीके के कहा जाए तंत्र मंत्र की जो साधना है वो कर रहा था। और इसी को लेकर के ये भी जानकारी मिली है सूत्रों से कि वो अपनी मां से एक सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया था जिसमें वो बात करता था, जबकि उसकी मां को मरे हुए कई वर्ष हो गए हैं। और ऐसे में ये भी एक जानकारी मिली है कि वो मुस्कान से भी अपनी मां की बात कराता था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीजें सामने निकल के आ रही हैं उसमें एक काले जादू का बड़ा कहा जाए इस पूरे हत्याकांड में संलिप्त पाया जा रहा है। अब पुलिस की जो जांच है, ये बताइए मुझे कि इन लोगों ने जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया मुस्कान के पति की, क्या उस समय भी किसी तरीके का तंत्र मंत्र किया? इन लोगों ने अपना जब गुनाह कबूला उस वक्त क्या बताया, या फिर उस वक्त सिर्फ हत्या और हत्या करने के बाद शव के वो 15 टुकड़े? बलराम, देखिए रोमाना, जिस तरीके से हत्या हुई उस दौरान या तो जो सौरभ था, जो मृतक है, वो सो रहा था और उसके बाद वहां पर मुस्कान और साहिल ही मौजूद थे। इन दोनों ने जिस तरीके से हत्या की और जिस तरीके से क्रूरता दिखाई है उसको लेकर के कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये जो हत्या है उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन जो निकल के सामने आया, जब पुलिस ने साहिल के कमरे को खंगाला तो वहां बहुत अजीबोगरीब चीजें निकल के सामने आई। एक बिल्ली मिली, काला नमक मिला और साथ ही शराब की बोतलें मिली। और ये माना जा रहा है कि जो साहिल है वो काला जादू करता था, तिलिस्म के लिए शराब, बिल्ली और नमक का इस्तेमाल करता था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसकी जांच मेरठ पुलिस कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तंत्र मंत्र का एंगल निकल के सामने आया है उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। और जिस तरीके से वो अपने बालों की जटा रखे हुए था और उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि वो अघोरी विद्या सिद्ध करना चाहता था, उसको लेकर के तंत्र मंत्र कर रहा था और इसीलिए उसने अपने बालों को नहीं धोला था, एक जटा बना करके रखी थी। और माना जा रहा है कि वो ये जानता था कि अगर हम जटा रखेंगे तो एक अपार शक्ति मेरे पास आएगी और कहीं ना कहीं उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए इस तरीके के तंत्र मंत्र का सहारा वो ले रहा था। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उसकी नानी से भी पुलिस ने बातचीत की, लेकिन जिस तरीके से नानी ने बताया कि वो तंत्र मंत्र में संलिप्त था, कुछ इस तरीके की हरकतें करता था, तो कहीं ना कहीं इस एंगल पर भी अब मेरठ पुलिस जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका बलराम पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि आखिरकार जब मेरठ पुलिस की जांच किसी नतीजे तक पहुंचती है तो फिर क्या तस्वीर साफ होती है। फिलहाल मुस्कान रस्तोगी और उसके माता पिता क्या कह रहे हैं इस निर्मम हत्याकांड पर, वो सुन लीजिए आप। क्या कहेंगे अब आप, क्योंकि एक पिता होने के नाते? उसे जीने का हक नहीं है जी मेरी बेटी को, उसे फांसी होनी चाहिए। इसमें सहयोग भी कर सकता हूँ किसी भी तरह का, क्योंकि उसने मेरा दामाद नहीं मेरा बेटा छीना है मेरे से। ये जानकारी मिली है कि वो नशे की आदी हो चुकी थी। जी हाँ, ये बात सच है। एक नशे में ही ये इतना बड़ा कदम कोई उठा सकता है। मिडिल क्लास की घरेलू लड़की थी, एक बच्चे की माँ थी, कोई नॉर्मल लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती जैसे उसने करा है ये काम। उसका जब मेडिकल होगा तो उसके जैसे भी जितने भी उसने ड्रग्स लिए हैं, नशे लिए हैं, सब पता चल जाएंगे।
पता चला कि आपने ही पुलिस को पूरी जानकारी दी, क्योंकि आप एक मां हैं और आपको जैसे ही इस पूरी वारदात की जानकारी हुई आपने पुलिस को बताया और इसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। जी ऐसा ही हुआ है, हम ही लेके गए थे। तो आप ही पुलिस को जानकारी दी? जी हम नहीं दी है।